हेलो, तो कैसे आप सभी ठीक है। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। तो आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके करने वाले हैं अपन 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। अगर आपने आज की क्लास को मिस करा तो आप आज बहुत कुछ मिस करने वाले, ठीक है ना। तो आज की क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे 20 के 20 बहुविकल्पी प्रश्न और आराम से सारी की सारी बातें आप सीख जाने वाले, ठीक है बच्चा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, है ना, और सीखते हैं ये है क्या और कैसे कैसे हमें पढ़ना, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है ना, क्लास 10th का, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, टू वेरिएबल्स, ठीक है बच्चा, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके करने वाले हैं अपन 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं थोड़ा शुरुआत में थोड़ा तेज बोल देता हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल आराम से बहुत धीरे धीरे सारी की सारी बातें समझाऊंगा, ठीक है। क्लास को छोड़कर बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे और सारी की सारी बातें आज की क्लास में आप सीखने वाले, ठीक है बच्चा। ओके ओके, चलो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, ठीक है ना, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, ठीक है, अपन आज क्लास में बातें करने वाले, ठीक है। अगर आपने इन क्लास को, यानी इस क्लास को अगर आपने देख लिया, ठीक है ना, तो 100% गारंटी है कि एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में बाहर जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न की स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहला प्रश्न, ओके ओके, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, कह रहा है कि दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है ना। देखो, असमांतर का मतलब होता है जो समांतर ना हो। समांतर क्या होता है, जिनकी शक्लें ऐसी होती हैं। सुनो ध्यान से, ठीक है। अगर कोई एक रेखा दूसरे के क्या समांतर है, ठीक है, ये है समांतर। ये कह रहा है कि जब दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित का मतलब होता है काटना। क्या होता है बच्चा, प्रतिच्छेदित का मतलब होता है काटना। कह रहे कि जब दो रेखाएं असमांतर यानी कि समांतर ना हो तो वे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। जैसे मैंने ऐसे खींच दिया, ऐसे। अब ये रेखाएं क्या समांतर नहीं है, ठीक है ना, इसको कहेंगे असमांतर। क्या कहेंगे, असमांतर, ठीक है। अब ये असमांतर है तो एक दूसरे को काटती हैं, कितने बिंदु पर काटती हैं, एक बिंदु पर काटती हैं, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है बच्चा। ओके ओके, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे क्या लिखा है, आराम से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहे कि रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हो। बी ऑप्शन कह रहा है कि b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो। सी वाला कह रहा है कि a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 के, और डी वाला कह रहा है कि c1 बटे c2 बराबर हो a1 बटे a2 के। यानी कि मैंने आपसे कहा कि दो रेखाओं से, सॉरी, दो समीकरण से कितनी रेखाएं बनती है बच्चा, दो रेखाएं बनती है ना। कहने कि इस समीकरण का अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है एक हल। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, अद्वितीय का मतलब होता है एक हल, है ना। एक हल कब होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है, जब a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे क्या हो जाए b2। इस केस में क्या होता है कि जो रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदित करती हैं। अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं इसका मतलब कि एक हल होगा, और उस एक हल को कहते हैं अद्वितीय हल। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, ओके ओके, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या लिखा है, कह रहे कि रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना। अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना, इसका मतलब होता है अनंत हल, है ना, ठीक है, अनंत या अनगिनत हल, ठीक है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया, ठीक है ना। सुनो, तीन केस होता है। पहला केस क्या होता है कि अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर ही ना हो, यानी कि पहले ही बार में बराबर ना हो। दूसरा केस होता है कि a1 बटे a2 b1 b2 के बराबर हो जाए लेकिन c1 बटे c2 के बराबर ना हो। और तीसरा केस क्या होता है कि तीनों बराबर हो जाए। तो जब तीनों बराबर हो जाते हैं तब होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। इस केस में क्या होता है कि जो लाइन बनती है, यानी कि जो रेखा बनती है, एक के ऊपर एक बनता है। मैंने आपको बताया, ठीक है, कि जितना ज़्यादा टच करेगा उतने हल होंगे। तो यहाँ पे क्या हर जगह टच कर रहा है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना।
इसमें इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में क्या हो रहा था, इसके एक हल होते थे। कितने हल बच्चा, एक हल। एक हल को कहते हैं अद्वितीय हल। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया, ठीक है ना। जब एक हल होता है तो रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है ना। और प्रतिच्छेदित वाले केस को कहते हैं संगत। क्या कहते हैं बच्चा, संगत। यानी कि जो समीकरण होगा, जो समीकरण होगा वह कौन सा होगा बच्चा, संगत होगा। इसमें भी समीकरण क्या होगा, संगत होगा। क्यों, क्योंकि कम से कम एक जगह तो मिल रहा है। इसमें क्या एक जगह मिल रहा है, इसमें सब जगह मिल रहा है। लेकिन ये जो बी वाला केस है कि a1/a2 बराबर b1/b2 तो हो, पर c1/c2 के बराबर ना हो। इसमें क्या होता है, जो रेखाएं हो रही थी वह समांतर हो रही थी। क्या हो रही थी बच्चा, समांतर। अगर रेखाएं समांतर हैं, चूंकि ये कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो जो समीकरण होगा वह असंगत होगा, यानी कि कहीं पे भी संग नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि नो हल, इस केस में नो हल होगा, ठीक है। तो अपने से क्या पूछा था कि अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं बच्चा, तब होते हैं जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों की तीनों बराबर हो, तब होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके ओके, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y बराबर 3 और 3x + ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा जब भी आपके पास क्या दो समीकरण दिया हो, ठीक है, और आपको बताना है कि अद्वितीय हल होगा, कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कि एक को हल नहीं होंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं, सुनो। सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। इस समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे x - 2y, पहले x वाले को फिर y वाले को, इसके बाद अंक को इधर लाएंगे तो कितना -3 हो जाएगा, बराबर का 0। हमेशा हमेशा बराबर का 0 इधर होना चाहिए, ठीक है ना। इस समीकरण की तुलना अपन किससे करेंगे बच्चा, किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। दूसरा समीकरण ले लेते हैं, दूसरा कौन सा बच्चा, 3x प्लस ky, इसको इधर कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा 0। इसकी तुलना किससे करेंगे, ये पहला समीकरण था, इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। ये दूसरा समीकरण है, इसकी तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 से, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे a1/a2। हमसे क्या कह रहा है, अद्वितीय हल कब होगा, जब a1/a2 क्या होता है, b1/b2 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो a1 का मान कितना है, सुनो, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं, यानी क्या हो जाएगा 1। तो a1 का मान कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 1/a2 का मान कितना है, a2 का मान कितना बच्चा 3 है, ये हो जाएगा बीच में ऐसा, ठीक है। b1 का मान कितना है, देखो चिन्ह के साथ लेते, ठीक है ना। b1 का मान है -2 और b2 का मान कितना है, b2 का मान कितना है बच्चा, b2 का मान कितना है k, ठीक है। हमें k का मान निकालना है, तो हम इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ, तो k कम k हो जाएगा और इसे बीच में ऐसा रहेगा, 3 दूना कितना रहेगा -6। यानी कि अगर k का मान -6 ना हो, ठीक है, तो उसका अद्वितीय हल होगा, मतलब कि सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके ओके, इसको आराम से पढ़ते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है बच्चा। ओके ओके, कह रहे कि रैखिक समीकरण युग्म 3x + 5y बराबर 3, 6x + ky बराबर 8, ठीक है। हमारे पास दो समीकरण दिए गए, पहला समीकरण हमारे पास ये दिया गया है और दूसरा समीकरण हमारे पास ये दिया गया, ठीक है। कह रहे का कोई हल नहीं है। अच्छा ये बताओ, दो समीकरण जब आपके पास दिए होते हैं तो कोई हल कब नहीं होता है, कोई हल कब नहीं होता है, जब a1/a2 बराबर तो हो जाए b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो, तो इस केस में क्या होता है कि दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो अपन क्या करेंगे, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 का मान निकाल के यहाँ पे रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जब भी आप a1/a2 और b1/b2 का मान निकालो, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म कितना जाएगा, 3x प्लस 5y, इस माइनस यानी इस 3 को इधर लाएंगे, कितना जाएगा -3 बराबर 0। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि हमेशा हमेशा बराबर के इधर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है ना। लिख लिया, ठीक है। तो इसकी तुलना किससे करेंगे बच्चा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। चूंकि ये पहला समीकरण है तो पहले समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 से करेंगे और इस समीकरण को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, कितना रहेगा 6x प्लस k y माइनस का 8 बराबर का 0। इसकी तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 से, ठीक है ना। तो सुनो, अपने को क्या करना है, देखो a1 का मान कितना हो जाएगा 3, b1 का मान 5 और c1 का मान -3, a2 का मान 6 हो जाएगा, b2 का मान k हो जाएगा और c2 का मान -8 चिन्ह के साथ, ठीक है बच्चा।
तो अपन इसी पे रखेंगे, ठीक है। तो A1 कितना हो जाएगा 3 बटे A2 कितना है, A2 कितना है 6 बराबर B1 कितना है, B1 कितना है 5 और B2 कितना है, B2 वहाँ से है K और यहाँ पे लगा देंगे ऐसा, और C1 कितना है, ठीक है, C1 है -3 और C2 कितना है -8। हाँ यार हाँ, ठीक है, ऐसी ऐसी कहानी, ठीक है। तो ये क्या माइनस माइनस कट जाएगी, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। एक्चुअल मुद्दा क्या है, हमें के का मान निकालना है। ये तो फिक्स है कि लास्ट वाला बराबर नहीं होगा और आपको दिख भी रहा है, ठीक है ना। यहाँ से सुनो, यहाँ से कितना 3 एकम 3 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 1/2 बराबर 5 के बराबर नहीं है 3/8 के। ये तो फिक्स है कि 1/2 5 बटे के, इससे 3/8 के बराबर नहीं है तो बराबर होना भी नहीं चाहिए। सुनो, हमें के का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इधर गुणा करेंगे इधर इधर, ठीक है। तो के बराबर 2 5 10 है ना। अगर के का मान 10 हो जाए, ठीक है, अगर के का मान क्या हो जाए बच्चा 10 हो जाए, तब इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहे रख के भी चेक कर लो, ठीक है। सुनो, ये हो जाएगा कितना 1/2 बराबर 5 के की जगह कितना रख लो 10 रख लो बराबर 3 बटे कितना हो जाएगा 8। तो कितना हो जाएगा 1/2 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और 3/8। यानी कि दोनों तो बराबर होना चाहिए पर तीसरा बराबर ना हो, तभी तो होता है ना कि इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके 6 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है कि समीकरण निकाय, निकाय का मतलब क्या होता है, निकाय का मतलब होता है जोड़ा, ठीक। क्या होता है बच्चा, जोड़ा, ठीक है। यानी कि 2 समीकरण आपके दिए होंगे, ठीक है, 1 और 2। कह रहे हैं कि समीकरण निकाय यानी कि 2 समीकरण हमारे पास दिए हैं, कौन, kx + 3y = -3 और 12x + ky = -k। ये पहला समीकरण और ये दूसरा। के अनंततः अनेक हल होंगे यदि के का मान है। कह रहे हैं कि इन दोनों समीकरण के अनंततः मतलब अनंत, अनंत हल कब होंगे, हमको यही बताना, ठीक है ना। तो 2 समीकरण के अनंत हल कब होते हैं, जब a1 बटे a2 बराबर किसके हो जाए b1 बटे b2 के, और ये भी किसके बराबर हो जाए c1 बटे c2 के। अगर ये वाली शक्ल बन जाए, ठीक है, तो उस समीकरण युग्म के उन दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, ढेर सारे हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं, कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो बातें करते हैं। अच्छा, अब देखो मैं डायरेक्ट निकालूंगा, ठीक है ना। a1 a2 b1 b2, ठीक है, c1 c2 कब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सुनो, ये हो जाएगा के a1 है और 12 कितना हो जाएगा a2 बराबर b1 कितना हो जाएगा 3 और b2 कितना हो जाएगा k हो जाएगा, ठीक है। c1 देखो हम इसको इधर लाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा 3, उसको भी इधर लाएंगे क्योंकि मैंने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, हमको दिख रहा है ये दोनों क्या बराबर हैं। अब किसी तरह ये भी बराबर हो जाए तो तीनों बराबर हो जाएंगे और हम बता देंगे, ठीक है। तो के का मान हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो सुनो क्या करेंगे अपन, ठीक है। अपन क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ, तो कितना हो जाएगा के का स्क्वायर बराबर 12 3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, सामने वाला बेचारा कहाँ चला जाएगा, करड़ी में चला जाएगा, है ना। तो जैसे ही स्क्वायर हटाए, सामने वाली पार्टी करड़ी के अंदर, ठीक है। अब करड़ी के अंदर 36 है तो ये क्या है 6, यहाँ से कितना निकलेगा 6, और जब भी बाहर जो निकलता है वो प्लस और माइनस के साथ निकलता है, ठीक है। तो के का मान कितना हो जाएगा +-6। तो एक्चुअल में क्या है कि केवल 6 लिखा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 बराबर 0 और 6x - ky बराबर -16 समपाती रेखाएं निरूपित करती है ना। समपाती रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी रेखाएं जो कि एक के ऊपर एक आ जाए ना, ठीक है ना, इसे कहते हैं समपाती रेखाएं, ठीक है ना। जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाए, मतलब कि समपाती मतलब एक के पाती में, एक के पाती पर एक के ऊपर एक, ठीक है। तो जब एक के ऊपर दूसरी रेखा आ जाती है उसे कहते हैं समपाती रेखाएं, ठीक है ना। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि के किस मान के लिए, ठीक है, समीकरण 3x - y + 8 बराबर 0 और 6x - ky बराबर -16 समपाती रेखाएं निरूपित करती है, ठीक है ना। सुनो, समपाती रेखाएं कब होती हैं, जब क्या होता है, जब a1 बटे a2 किसके बराबर हो जाए b1 बटे b2 के, और ये भी किसके बराबर हो जाए c1 बटे c2 के। तो मैंने बताया था इस केस में क्या होता है, रेखाएं समपाती बनती हैं। अगर रेखाएं समपाती बनती है, ठीक है ना, तो क्या हर जगह काट रहा है, इसलिए इस पे क्या होगा, जो समीकरण होंगे उसके अनेक हल होंगे, और समीकरण के जब अनेक हल होंगे, चूंकि रेखाएं क्या हर जगह मिल रही हैं, इसलिए इस समीकरण को हम लोग संगत भी कहते हैं ना। मैंने आपको 3 बातें बताई थी, ठीक है। सुनो, तो समपाती के लिए हमें ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो करते हैं, और इससे क्या है के का मान निकल जाएगा। अच्छा जी, सुनो, तो a1 अब देखो हम डायरेक्ट कह देंगे, ठीक है। a1 कितना है, a1 कितना हो जाएगा 3 है,
और a2 कितना हो जाएगा 6 बराबर b1 कितना हो जाएगा माइनस का 1, y के साथ क्या है माइनस का 1 है बटे b2 का मान कितना हो जाएगा माइनस का k बराबर c1 का मान कितना है बच्चा, c1 का मान है आपका 8 है, ठीक है ना। और इस 16 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, c2 का मान 16 हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल मुद्दा क्या है कि ये कितना हो जाएगा 1/2, क्यों, क्योंकि 3 कम 3 दूनी 6, ठीक है। और इसी तरह ये माइनस माइनस कट जाएगा, हो जाएगा 1, ठीक है, 1/k और कितना हो जाएगा 8 1 कम 8 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। हमें किसका मान निकालना है, k का, तो हम क्या है किसी एक के बराबर इसको कर लेंगे, मान लेते हैं इसके बराबर कर लिया तो 1/k बराबर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका यहाँ मल्टीप्लाई इसका यहाँ, तो कितना हो जाएगा 2 बराबर k कम k, तो k का मान कितना होना चाहिए बच्चा 2। अगर k का मान 2 होगा तभी रेखाएं क्या हो जाएंगी, समपाती हो जाएंगी। समपाती रेखाएं का मतलब होता है उस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और उसी समीकरण को हम लोग कहते हैं संगत। क्या कहते हैं बच्चा, संगत, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। कह रहे किसी तल में दी गई दो रेखाओं के लिए, तल का मतलब क्या होता है, तल का मतलब होता है जैसे ये बोर्ड है तो ये बोर्ड क्या है, एक तल है, ठीक है। तल का मतलब समझो कागज, क्या समझो बच्चा, कागज, ठीक है। कह रहे कि दो रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। मान लीजिए कि ये क्या एक कागज है यानी एक तल है, ठीक है। अगर आपके पास दो रेखाएं हैं तो कौन सा संभव नहीं है, तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। क्या ये तो संभव है, ठीक है। दोनों रेखाएं समांतर होंगी, ये भी संभव है भाई, एक तल पे दो रेखाएं समांतर भी हो सकती हैं, ठीक है। सी वाला, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तथा समांतर होंगी, मतलब कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी भी और समांतर भी होंगी, ठीक है। बिल्कुल गलत बात, दोनों काम एक साथ कैसे हो सकता है, ठीक है, कि रेखाएं प्रतिच्छेदित भी रहें और समांतर भी रहें, तो नॉट पॉसिबल। दोनों रेखाएं समपाती हो सकती हैं, ठीक है ना, एक के ऊपर हो सकती हैं, पर क्या है सी वाला, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तथा समांतर होंगी, ये दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है ना, ये संभव नहीं है, इसलिए सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। और ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, कह रहा है कि समीकरण 2x - 5 = 0 का वर्गांकित कागज पर आलेख खींचने पर प्राप्त रेखा x अक्ष के समांतर होगी। ऑप्शन बी है y अक्ष के समांतर होगी, सी है x अक्ष तथा y अक्ष दोनों को प्रतिच्छेद करेगी, या डी मूल बिंदु से होकर जाएगी, ठीक है। समझाता हूँ, सुन देखो। कह रहा है कि समीकरण, हमारे पास एक समीकरण दिया 2x - 5 = 0 का वर्गांकित, वर्गांकित मतलब होता है वर्ग, है ना, वर्ग समझते हो, ठीक है। एक हमारे पास कागज है जो वर्ग के जैसा, वर्ग में क्या होती है, सभी भुजाएं क्या होती है बच्चा, वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। ये क्या है, वर्गांकित कागज है, ठीक है ना। ये क्या, वर्गांकित कागज पर आलेख खींचने पर, ठीक है, प्राप्त रेखा। सुनो, अगर हमें इस समीकरण का आलेख खींचना है तो हमें क्या, यहाँ से x का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा वर्गांकित कागज है, हम इस पे ले लेते हैं, ठीक है। ये है x h, ये क्या है y h है, ठीक है। सुनो, तो हमारे पास क्या है 2x - 5 = 0, ठीक है। हमने आपको सिखाया है कि अगर किसी समीकरण में x और y यानी कि दो चर होते हैं तब उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, केवल एक ही चर है तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे आपको सिखाते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2x = 5, ये 5 उधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5/2, तो x बराबर 5/2 का मतलब है कहीं ना कहीं ढाई, कितना बच्चा, ढाई, ठीक है ना। तो ढाई कहाँ पे होगा, ठीक है, x अक्ष पे 1 2 और कहीं ना कहीं मान लेते हैं ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है x अक्ष पे, ठीक है। तो ढाई कहाँ पे होगा, ढाई कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो चूंकि इसमें एक के चर है, ठीक है, तो केवल x का मान निकलेगा। तो जो रेखा है वो कहाँ से होके जाएगी, कहाँ से होके जाएगी, इससे होके जाएगी, ठीक है, यानी कि यहाँ से, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो रेखा है ये x अक्ष के समांतर है कि y अक्ष के, तो ये y अक्ष के समांतर है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ए भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत और ये भी गलत, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ओके ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 को क्या आराम से पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है बच्चा। ओके कह रहा है कि ग्राफीय रूप से ax + by + c = 0 एक रेखा को दर्शाती है। अच्छा, समीकरण का क्या है, प्रत्येक हल एक बिंदु है, इसको दर्शाने वाली रेखा पर, इसको दर्शाने वाली रेखा पर नहीं, और सी कह रहा है कि x अक्ष पर और डी कह रहा है कि y अक्ष पे, ठीक है ना। यानी कि सवाल क्या समझ में नहीं आया, ठीक है ना। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखो सुनो,
कह रहा है कि इस ग्राफी रूप से ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक रेखा को दर्शाती है। सही बात है ना भाई, ये क्या है, दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। जब आप इसका ग्राफ बनाइएगा तो आपको क्या मिलेगी, एक रेखा। ठीक है, इतना सवाल तो समझ में आया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है समीकरण का प्रत्येक हल एक बिंदु है। ठीक है ना, इसको दर्शाने वाली रेखा पर, इसको दर्शाने वाली रेखा पर नहीं। मतलब कि समीकरण का प्रत्येक हल एक बिंदु है, इसको दर्शाने वाली रेखा पर, इसको दर्शाने वाली रेखा पर नहीं। देखो समझते हैं। ठीक है, सुनो, जैसे हमने आपसे कहा, ठीक है, इस समीकरण के अगर आप ये जो समीकरण फॉर एग्जांपल है, इसकी जगह मैं एक समीकरण ले लूँ। ठीक है, ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमने एक समीकरण ले लिया 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर का 0। ठीक है, अगर आप इस समीकरण के हल निकालो, इस समीकरण का हल का मतलब होता है बच्चा एक्स वाई के मान। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, दो चर वाला, ठीक है, केवल एक रैखिक समीकरण है तो ठीक है, इसके क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि ढेर सारे हल होंगे। ठीक है ना, आप क्या हर बार x का कुछ मान रखिए, y का मान हर बार आता रहेगा। ठीक है ना, यानी कि हल क्या होता है, एक्स वाई का वह मान जिसको रखने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो सवाल कह रहा है कि इस समीकरण का प्रत्येक हल एक बिंदु है, इसको दर्शाने वाली रेखा पर। जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आप इस समीकरण के हल निकालेंगे, ठीक है, तो जो हल होगा वो क्या होगा, एक्स वाई का मान होगा, हाँ या ना। ठीक है, इस समीकरण के ढेर सारे हल निकलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने x की जगह 0 रखा। ठीक है, तो अगर आपने x की जगह 0 रखा, ठीक है, तो मान लेते हैं कि y की जगह कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अगर आपने y की जगह 0 रखा, x की जगह क्या -3 आ गया। ठीक है, ऐसे आपके ढेर सारे मान रखते रहेंगे और क्या है, ढेर सारे x और y के मान आ जाएंगे। ठीक है ना, जब आप इसका ग्राफ बनाइएगा, ठीक है, अब चूंकि 0, -2 कहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं। ठीक है, 0, -2 यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, -3, 0 कहीं ना कहीं कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, आप इसका क्या बनाइएगा बच्चा, ग्राफ। जब इसका ग्राफ बनाइएगा, अब चूंकि हमने केवल 2 ही मान निकालना है, क्योंकि क्या ढेर सारे मान निकलेंगे, है ना, तो जितने भी मान निकलेंगे सभी के सभी क्या होंगे, इसको दर्शाने वाली रेखा पर ही स्थित होंगे। यानी कि इस समीकरण को जो रेखा दर्शाएगी, जितने भी मान आपने निकाले, जितने आपने हल निकाले, सभी के सभी क्या है, इसी रेखा पर स्थित होगी। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, दोबारा बताऊं, सुनो। देखो बहुत सिंपल, अगर आप इस समीकरण के हल निकालोगे, हल मतलब एक्स वाई के मान। ठीक है बच्चा, अब इस समीकरण के क्या है, ढेर सारे हल निकलेंगे। हर बार आप x का मान कुछ लो, y का मान आता रहेगा। ठीक है ना, एक बार x बराबर 0 लो तो y का मान कुछ आएगा। ठीक है, फिर x बराबर 1 लो, x बराबर 2 लो, खूब ढेर सारा मान आता रहेगा। जब आप इस समीकरण का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो सारे के सारे हल इसी पे तो स्थित होंगे, क्योंकि उसी हल से ही तो आपने ये रेखा बनाया है, तो इसको दर्शाने वाली रेखा पर स्थित होंगे ये सारे के सारे इस समीकरण के प्रत्येक हल। ठीक है, यही सवाल था। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 को बहुत आराम से पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, ये प्रश्न क्या है, थोड़ा सा अजीब है। ठीक है ना, फिर भी इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर है क्या। ठीक है ना, तो बातें करते, सुनो। ठीक है, कह रहे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, है ना, ये हमारे पास क्या है, ये रैखिक समीकरण यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है। कह रहे कि जबकि ए बी सी, यानी हमारे पास क्या दिया है, ए एक्स प्लस बी वाई, है ना, ठीक है, बी वाई प्लस सी बराबर 0। कह रहे कि जबकि ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है, मतलब ए बी और सी वास्तविक संख्या का मतलब बच्चा रियल नंबर, है ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 है। ठीक है, आगे तो हमारे पास समीकरण दिया करे कि जबकि ए बी सी वास्तविक संख्या है, इससे कोनो मतलब नहीं है, को दो चरों x और y का रैखिक समीकरण कहा जाता है यदि, मतलब ये कह रहा है कि इसको रैखिक समीकरण कहा जाता है यदि a बराबर ना हो b के। यानी कि अगर ध्यान से देखो, ध्यान से, बहुत ध्यान से, हमारे पास क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसको दो चरों x और y का रैखिक समीकरण कहा जाता है यदि a बराबर b के ना हो, मतलब a का मान अगर b के बराबर ना हो तभी इसको रैखिक समीकरण कहेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर मैंने दोनों को बराबर कर लिया, ठीक है ना, ठीक है, देखो a भी 2 है, b भी 2 है, तो क्या, और c की जगह मान लेते हैं कोई भी अपने से 3 कर लिया, ठीक है ना, तो क्या ये दो चरों वाला यानी कि दो चरों x और y का रैखिक समीकरण नहीं है, ये भी है, यानी कि a बराबर b ना हो इससे कोनो मतलब नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, है ना, कि भाई अगर a और b बराबर हैं तब भी दो चरों वाला रैखिक समीकरण होगा, हाँ या ना। तो बात करते हैं आगे, सुनो। अब ये कह रहा है आगे ऑप्शन बी, तो बात करते हैं ऑप्शन बी पे, इसको समझाते हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से, है ना, ये सवाल अच्छी है, बहुत प्यारी सवाल है। ठीक है, देखो
ये कह रहा है, तो सवाल पढ़ते कैसे हैं, कह रहा है कि इस समीकरण को दो चरों x और y का रैखिक समीकरण कहा जाता है यदि a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर हो। भैया कोनो जरूरी है क्या? जैसे हमारे पास एक समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर a स्क्वायर, ये a है और ये क्या b है, मान लेते हैं a स्क्वायर मतलब 2 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो b को भी 2 लेना पड़ेगा, ठीक है, b को भी 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 4x, कितना हो गया यहाँ पे कितना हो जाएगा 4y प्लस c की जगह मान लेते हैं 6 ले लिया बराबर का 0, ठीक है ना। यहाँ पे y है ना। तो क्या यह रैखिक समीकरण, यानी कि क्या यह रैखिक समीकरण होगा, ठीक है। तो क्या केवल यही रैखिक समीकरण होगा? अगर मैंने क्या कर लिया, अगर गलती से ये दोनों बराबर ना हो तो क्या रैखिक समीकरण नहीं होगा? चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 4x ले लिया, यहाँ पे मैंने 9y ले लिया, बराबर प्लस 6 बराबर 0 कर दिया। ये भी दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है ना। ये भी क्या है, दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है। इसका मतलब कि a b यानी a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर हो या ना हो, इससे कोनो मतलब नहीं है ना। यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो a बराबर b के ना हो ऐसा कोई मतलब नहीं है, बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तब भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ऐसी सिचुएशन है तब भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। बात करते हैं c वाला। c वाला क्यों गलत होगा, बात करते हैं c वाला। देखो फिर से देखो सवाल पढ़ते कैसे, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी को दो चरों x और y का रैखिक समीकरण कहा जाता है यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 हो, तब कहा जाएगा। सुनो, जैसे आपने क्या ले लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। मैंने कहा ना सवाल थोड़ी क्या अजीब है, ठीक है ना, फिर भी अपन देखेंगे। सुनो, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 हो तभी इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण देंगे। सवाल ये है, अगर हमने a का मान कितना ले लिया बच्चा 2 और b का मान लेते हैं कितना हो गया 3, तो 2 का स्क्वायर इसके अनुसार चलते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 कर लिया, प्लस लगा लिया, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 बराबर कितना 0, तो 9 4 कितना हो जाए 13। तो क्या 13 यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे और उसके बाद जोड़ देंगे, अगर वह 0 के बराबर आएगा तभी रैखिक समीकरण होगा। बिल्कुल गलत भैया, 13 कभी 0 के बराबर नहीं होता, ये तो कथन ही असत्य हो गया ना। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको समझाते हैं ये कैसे सही होगा, ठीक है ना। मुझे एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। सुनो, कह रहा है बहुत सिंपल तरीके से, कह रहा है कि दो चरों वाला, ये क्या दो चरों में एक रैखिक समीकरण है, ठीक है ना। कह रहा है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है, को दो चरों x और y का रैखिक समीकरण कहा जाता है यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ना हो 0 के। ये बिल्कुल क्या सही बात है ना। देखो समझा रहा हूँ बहुत प्यार से, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या हो जाए 0। a की जगह हमने क्या ले लिया, मान लीजिए 2 ले लिया, ठीक है, x हो गया, ठीक है, 2 ले लिया, है ना, प्लस, और b की जगह मान लीजिए क्या ले लिया बच्चा 3, है ना, और बराबर किसके ना हो 0 के। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 9 का 3 का स्क्वायर 9 बराबर का नहीं 0, ठीक है। तो 9 4 13 बराबर का 0। सुनो, ठीक है, अगर कभी भी a स्क्वायर और b स्क्वायर यानी कि ये वाला, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 हो जाए, जैसे पहले वाले में आया था, पहले वाले में क्या आया था, ऐसे आया था, ठीक है ना, यानी कि ऐसे आया था, तो 0 कभी 13 के बराबर हो ही नहीं सकता, यानी ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। अगर कभी भी, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 के बराबर हो गया तो वह दो चरों में रैखिक समीकरण नहीं हो सकता। मतलब ये क्या है, ये बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा, दो चरों में रैखिक समीकरण हो जाएगा। मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 ना हो तभी उसको हम दो चरों में रैखिक समीकरण कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। यानी ये वाला हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है ना। इसको थोड़ी सी मैं आपको और समझा दूँ अच्छे से, इसको थोड़ी अच्छे से मैं आपको और समझा दूँ, ठीक है। मैं थोड़ी सी समय बचाने के चक्कर में बहुत स्पीड में बोल जाता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल। इसका मतलब क्या है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर का 0, ठीक है। इसका मतलब क्या बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये कह रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तभी दो चरों x और y में रैखिक समीकरण कहा जाएगा, नहीं तो नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिंदगी में कभी भी a और b दोनों साथ में 0 नहीं होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या ले लिया, a का मान 0 ले लिया, 0 इंटू एक्स हो गया, b का मान भी कितना ले लिया 0 ले लिया, है ना, और c बराबर का 0, c मान लेते हैं कोई अंक 6 ले लिया, ठीक है। तो ये भी 0, ये पूरा कितना हो गया 0 हो गया, तो 6 बराबर कितना हो गया 0। तो ये तो बात ही गलत है ना, ठीक है। क्या 6 कभी 0 के बराबर हो सकता है, नहीं है। यानी a और b एक साथ 0 नहीं हो सकते, है ना।
अगर एक साथ 0 हो जाएंगे तो वह दो चरों में रैखिक समीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x और y खत्म हो जा रहा है। सही बात है। तो इसी बात को ऐसे लिख देते हैं कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 के बराबर ना हो तभी दो चरों में रैखिक समीकरण होगा, नहीं तो रैखिक समीकरण नहीं होगा, गलती से अगर बराबर हो गया तो। ठीक है ना, तो इसी बात को ऐसे लिखते हैं। ठीक है बच्चा, ओके ओके। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 12 को आराम से पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, आज कुछ पढ़ाई कुछ ज़्यादा सीरियस हो जा रही है ना। ठीक है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है ना, कभी कभी सीरियसली पढ़ाई भी कर लेनी चाहिए। ठीक है ना, तो बातें करते हैं। कह रहे कि समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का एक हल होगा। ठीक है ना, मतलब कि हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं, कह रहे इसका हल होगा। हल का मतलब होता है x तथा y का मान। ठीक है ना, x तथा y का मान। मैंने आपको बताया है कि समीकरण को, अगर आपके पास दो समीकरण है, इसको हल करने की तीन विधि है। कितनी विधियां बच्चा? तीन। पहला है विलोपन विधि। पहला कौन सा? विलोपन। दूसरा है प्रतिस्थापन और तीसरा कौन सा है? वज्र गुणन। ठीक है ना, तो मैंने कहा था अगर आपको तीनों में से किसी एक से सॉल्व करना है तो आप लगाएंगे हमेशा हमेशा विलोपन, क्योंकि ये सबसे आसान पड़ता है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, पहला समीकरण ऐसे लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर 2, ये पहला समीकरण है, इसके नीचे दूसरा लिख लेंगे। ठीक है ना, तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते या घटाते हैं, जिसमें से x में से या y में से कोई एक कट जाए। तो हमें यहाँ पे दिखा y माइनस में, यहाँ पे क्या दिखा प्लस में, तो हम कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मली तरीके से समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे बच्चा? जोड़ देंगे ना। जोड़ने से मतलब होता है चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों को जोड़ देंगे, इधर भी जोड़ देंगे इधर भी जोड़ देंगे ना। ये प्लस का ही रहेगा, तो प्लस माइनस क्या है, ये कट जाएगा और x और x मिलकर कितना हो गया? 2x और 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4/2। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो जिसमें x का मान 2 होगा वही सही होगा। ठीक है, तो इसमें नहीं, ये गलत और ये गलत है ना, यही सही होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑप्शन और होता और उसमें भी x का मान 2 होता और y का मान कुछ भी होता, ठीक है ना, तब कैसे करते हैं? देखो एकदम 100% गारंटी के लिए कि भाई यही वाला ऑप्शन सही होगा, हम x का भी मान निकालेंगे y का, तो y का मान निकालते हैं। तो हमने ले लिया कोई भी समीकरण, चाहे पहला ले लो चाहे दूसरा, तो हमने ले लिया समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 से। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर कितना होता है? 2। x का मान कितना रखेंगे? 2। 2 प्लस वाई बराबर 2। y को इधर पे रोकेंगे, 2 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो y बराबर 2 माइनस 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 0। यानी कि x बराबर 2, y बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या 2022 में पूछा भी गया था। ठीक है ना, देखो इसको कहते हैं कॉमन सेंस प्रश्न। क्या कहते हैं बच्चा? कॉमन सेंस, है ना। ठीक है, अगर आपने चैप्टर नंबर 3 को नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि कॉमन सेंस है। कह रहे कि यदि a/3 माइनस b/4 बराबर 1 में a बराबर 6 हो तो b बराबर होगा। मतलब हमें क्या है, a का मान 6 दिया है और हमसे पूछ रहा है b का मान कितना होगा। ठीक है ना, कुछ नहीं करेंगे, जैसा सवाल कह रहा है a/3 है माइनस b बटे कितना है 4 है बराबर कितना a, तो a का मान कितना रख देंगे बच्चा? a का मान यानी जहाँ a होगा वहाँ पे कितना रख देंगे? 6 रख देंगे। ठीक है ना, तो हो जाएगा 6/3 माइनस b/4 बराबर का 1। ठीक है ना, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सुनो। बेसिकली क्या होता है, अब क्या होता है लड़कों में प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि वो इनको भी सॉल्व नहीं कर पाते ना। देखो इसको कहते हैं सॉल्विंग पार्ट। क्या कहते हैं? सॉल्विंग पार्ट। इसमें क्या है, बराबर लगा है, बराबर के इधर दो शकल है, एक शकल इधर और एक शकल इधर। ठीक है, तो जिसकी शकल बड़ी होती है उसे सॉल्व करते हैं ना। और बड़ी शकल में हमें क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है भिन्न का घटाना, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है ना, क्या करेंगे, अगर हर समान होता है तब तो नॉर्मली जोड़ घट जाता है, अगर समान ना हो तो तिरछा गुणा करते हैं ना। तो 4 से कितना हो जाएगा? 24 माइनस 3 का बी में करेंगे तो 3 भी हो जाएगा और 3 चौक कितना हो जाएगा? 12। इसका यहाँ और इसका यहाँ। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, अब 24 के साथ क्या 3 भी तो घटेगा नहीं, नीचे 12 है, अब कुछ भी नहीं हो रहा तो इसके बटे कितना कर लेंगे? 1। इसका यहाँ मल्टीप्लाई इसका यहाँ, कितना हो जाएगा? 24 माइनस 3b और 12 एकम कितना हो जाएगा? 12। होता क्या है, अंक वाले को अंक की तरफ ले जाते हैं ना, तो -3b बचेगा। तो 12 ये 24 प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। मैंने कहा ये बॉर्डर है, जब भी कोई बॉर्डर क्रॉस करता है अगर प्लस का होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो कितना हो जाएगा? माइनस का 24। इसको ऊपर से देख लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से बचा है -3b बराबर 24 में से 12 निकला, कितना आएगा? माइनस का 12, क्योंकि उल्टा घट रहा है, 24 में से 12 तो माइनस आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 12 बट्टे ये 3 इसके बट्टे में चला जाएगा, तो b बराबर 3 चौक 12, यानी b का मान कितना हो जाएगा? 4। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ओके ओके,
कहते हैं यदि x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 हो तब x व y के मान हैं, ठीक है ना। देखो हमारे पास केवल एक समीकरण दिया है, ठीक है ना। समीकरण कौन सा है, x प्लस 3y बराबर का 6। अगर हमारे पास एक समीकरण दिया है और उसके अंदर दो अक्षर हैं, मतलब दो चर हैं, चर मतलब होता है वेरिएबल जिसके मान बदल सकते हैं ना, x और y जितने भी अक्षर होते हैं उन्हें कहते हैं चर जिनके मान क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास एक समीकरण है और उसके अंदर दो चर है, तो एक समीकरण और दो चर है तो उसका यानी x और y का मान निकालना संभव नहीं है ना। तो कैसे करेंगे, इसको अपन करेंगे ऑप्शन से। x y का क्या निकालना है, मान। x y का मान निकालने का मतलब होता है कि x और y का वह मान जिसको रखने पे क्या है, दोनों पक्ष बराबर हो जाए, वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसको ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन देखो, ठीक है, ये x का मान ये किसका, y का है, ये x का मान ये y का, ये x का मान ये y का, ये x का ये y का, ठीक है। पहला x का होता है, दूसरा y का होता है। तो इसमें रखेंगे जिसके बराबर 6 आ जाएगा वही ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे के सारे गलत होंगे, ठीक है ना। तो x की जगह 0 रख दिया, पहला ऑप्शन, और 6 यानी कि जहाँ पे y होगा वहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। तो 0 प्लस 3 6 कितना हो गया, 18। तो 18 कभी 6 के बराबर होता नहीं, इसका मतलब कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत है ना। हमें लाना है 6, कितना लाना है बच्चा, 6। x की जगह 3 रख लेते हैं प्लस दूसरा वाला ऑप्शन, ठीक है, 3, और y की जगह कितना रखना है, 1, ठीक है। तो 3 3 1 कम 3 तो कितना आ गया, 6। तो 6 लाना भी था, यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप सी रख के चेक कर लो, डी रख के चेक कर लो, ठीक है, गलत ही आएगा, ठीक है। तो यानी सी भी गलत होगा, डी भी गलत, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ओके ओके, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि यदि 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 1 तथा 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2 हो तो x का मान, ठीक है। बेसिकली हमारे पास क्या है, दो चरों में एक रैखिक समीकरण ये है और दूसरा ये है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके x का मान निकालना, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना, इसको करने के लिए 3 विधियाँ होती है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन और वज्रगुणन, ठीक है। तो विलोपन विधि से अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला समीकरण हमारे पास दिखाएगा 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 1, ये पहला समीकरण है। इसी के नीचे लिखते हैं दूसरा समीकरण 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2 है, यह है दूसरा समीकरण, ठीक है। तो दोनों समीकरणों को या तो जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, प्लस 1/y है और यहाँ पे माइनस है ना। जब इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो दोनों पक्षों को जोड़ेंगे तो ये क्या कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/x में हमें जोड़ना है 1/x, और ये तो कट गया है, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, हर समान है तो इसमें से कॉमन हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसके बटे कितना कर लेंगे, 1, इसका यहाँ मल्टीप्लाई इसका यहाँ, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका यहाँ करेंगे 2 1 कम 2, और कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 है ना। तो 2/3 जो होगा वही सही होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन में क्या दिया 3/2, तो लड़का क्या गलती करेगा ना, जल्दबाजी में उसे लगेगा 3/2 आएगा और इसको मार के आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन क्या बिल्कुल ही गलत है ना। तो जब भी आप ऑप्शन को टिक करें बहुत ध्यान से करें, ठीक है बच्चा, ओके हो गया ना। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ओके ओके, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ठीक है। कह रहे कि रेखाओं x - 2 बराबर 0 और y + 6 बराबर 0, ठीक है। हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं ना, का प्रतिच्छेद बिंदु है ना। अब सुनो, बहुत सिंपल सवाल, देखो एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इनसे दो रेखाएं बनेंगी। कितनी रेखाएं बच्चा, दो रेखाएं, और दोनों रेखाएं कहीं न कहीं एक दूसरे को कट करेंगी, हाँ या ना। तो जहां कट करेंगी वहां एक बिंदु होगा, और अगर एक बिंदु है तो पक्का है कि वहां पे एक मान x का होगा और एक मान y का होगा, हाँ या ना, ठीक है ना। तो प्रतिच्छेद बिंदु, जहां पे कट करती हैं रेखाएं उसी को कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। अगर सुनो, कह रहे कि प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि यहाँ पे हमको यही बताना है कि यहाँ पे x और y का मान क्या होगा। इसका मतलब अगर हमें इसमें x और y का मान निकालना है, इसका मतलब है कि समीकरण को हल करना, ठीक है। तो क्या इस समीकरण को अपन हल कर लेंगे, ठीक है। सुनो, तो पहला समीकरण है x - 2 बराबर का 0 है ना, और दूसरा है y + 6 बराबर का 0, ठीक है। ये बहुत ही प्यारी सवाल, ठीक है, मुझे इस पे हंसी आ रही है, ठीक है ना। सुनो, इसमें क्या है, एक के चर है, इसमें भी एक के चर है। तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यानी कि x बराबर 2 और y बराबर -6, तो ये तो नहीं होगा, है ना,
ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या सही हो जाएगा ना, x बराबर 2 और y बराबर माइनस का, पहला मान x का होता है, दूसरा कौन सा होता है y का होता है, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चों वाली सवाल थी, ठीक है, बिल्कुल मजा नहीं आया। ठीक है, बातें करते हैं आगे। ओके ओके, सुनो, इसी में क्या है, बहुत बच्चों वाला प्रश्न ये भी था, ठीक है, इसी को इसको ठीक है थोड़ा सा ऐसे लिख लिया, ठीक है ना, इसको देख लेते हैं क्या है। कह रहा है बिंदु 3,5 जिस रेखा पर स्थित है वह है, सुनो, अगर ये बिंदु जिस रेखा पर स्थित होगा मतलब कि वह उसका एक हल होगा, हल का मतलब एक्स वाई का मान होगा। अब सुनो, ये जो 3 है ये x का मान है और y किसका मान है, 5 का, तो ये जिस रेखा पर स्थित होगा उसमें जो एक्स वाई है, अगर उसमें हम x और y का वैल्यू रखेंगे, अगर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, मतलब दोनों पक्षों के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे कि भैया उसी रेखा पर स्थित है। जैसे हम इसमें रख के चेक करेंगे, इसमें से सब में रख के चेक करेंगे, जिसमें राइट हैंड साइड बराबर आ जाए वही सही होगा। जैसे 2 है तो x की जगह कितना रखना है, 3 रखना है माइनस, और y की जगह कितना रखना है, 5, कितना लाना है, 2 लाना चाहिए। ठीक है, 2 3 6 माइनस 5 कितना आ गया, 1, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, लाना था 2 आ गया 1। ठीक है, इसमें रख के चेक करते हैं, 2 x की जगह कितना रखना है बच्चा, 3 रखना है, फिर क्या लगा दूंगा माइनस, y की जगह कितना रखना है, 5 रखना है। ठीक है, और लाना कितना, 1 2 3 6 माइनस 5 1 आ जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाले में रख के चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, 2 x की जगह कितना रखना है, 3 रखना है माइनस, y की जगह कितना रखना है, 5 रखना है, 2 3 6 माइनस 5 बराबर 1, 3 आना चाहिए था, यानी गलत हो गया, यानी सी भी गलत, डी भी गलत होगा। ठीक है ना, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ओके ओके, कह रहा है कि एक भिन्न का मान 3/5 है, भिन्न का मान 1 करने के लिए अंश में जोड़ना होगा। ठीक है, 3/5 ना, इसको कहते हैं हर और ऊपर वाले को कहते हैं अंश। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भिन्न का मान 1 करने के लिए अंश में जोड़ना होगा, 2 जोड़ दो और क्या है ना, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई। 3 2 5, 5/5, तो 5 से 5 कट गया कितना, 1, भिन्न का मान कितना करना है, 1, तो कर दिया 1। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ओके ओके, कह रहा है कि यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, ऐसे प्रश्न हमने क्या आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, इसको कहते हैं नाव तथा धारा वाले प्रश्न। ठीक है ना, तथा धारा की चाल कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तब धारा के विपरीत नाव की चाल है। सुनो, जब भी हमने इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो मैंने आपसे ठीक है 4 बातें बताई हैं, 4 बातें पहले ही लिख देंगे। ठीक है, इस तरह के सवाल में क्या होती है, एक नाव की चाल, एक धारा की चाल, एक नाव, यानी कि एक धारा की दिशा में नाव की चाल और एक होता है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। ठीक है ना, तो जब भी सॉल्व करेंगे तो पहला क्या है, नाव की चाल। ठीक है, तो नाव की चाल क्या मानेंगे, x, और धारा की चाल क्या मानेंगे बच्चा, y। धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, धारा की चाल और नाव की चाल दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगा, ठीक है ना, कि नाव की चाल में से धारा की चाल क्या करेंगे बच्चा, घटा देंगे। ठीक है ना, तो हमसे पूछ रहे हैं तब धारा के विपरीत नाव की चाल, है ना, तो ये बताओ धारा, यानी बोले ये तो नाव की चाल है कितनी, तो नाव की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर, और कह रहे कि धारा की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर, तो घटा देंगे कितना जाएगा, 5, और बेसिकली किलोमीटर प्रति घंटा है तो क्या जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। दोबारा समझाओ, सुनो, इस तरह की सवाल में 4 बातें पहले ध्यान से रखना। ठीक है, सबसे पहले नाव की चाल, फिर धारा की चाल, नाव की चाल को x मानेंगे, धारा चाल को y मानेंगे। ठीक है, धारा की दिशा में नाव की चाल x + y, और धारा की विपरीत दिशा में क्या होगा, नाव की चाल x - y। तो हमें पूछ रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी, मतलब कि 8 में से 3 घटा देंगे कितना जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, आपको क्या है, एक ऑप्शन दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड, है ना, तो क्या आप कंफ्यूज हो इसलिए ये वाला ऑप्शन दिया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल ही गलत होगा। ठीक है ना, तो थोड़ी ध्यान देंगे। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहे कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तब बड़े कोण का मान। संपूरक कोण क्या होता है, ऐसे 2 कोण जिनको जोड़ने पर कितना हो जाए बच्चा, 180 अंश। ठीक है ना, कोटिपूरक कोण क्या होता है, ऐसे 2 कोण जिनको जोड़ने पर 90 हो जाए उसे कहते हैं कोटिपूरक। संपूरक होता है ऐसे 2 कोण जिनको जोड़ने पर 180 हो जाए। ठीक है ना, तो हमने माना भाई एक कोण ए है और दूसरा कौन सा है, बी है, दोनों के जोड़ने पे कितना हो जाए, 80, इसे कहते हैं संपूरक कोण। मैं कह रहा कि बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है, 18 डिग्री अधिक है। मान लेते हैं ए क्या है, बड़ा है, और बी क्या है, छोटा है। तो कह रहे कि जो एक कोण है, कह रहे कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण, छोटा कोण कौन है बच्चा, बी से 18 डिग्री क्या है, अधिक है ना, तो ये पहला समीकरण हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, इस मान को उठा के इसमें रख देंगे, आ जाएगा। ठीक है ना, सुनो, तो ए बराबर क्या रख देंगे, जहाँ पे ए है वहाँ पे हम लिख देंगे
बी प्लस 18 डिग्री और प्लस बी और बराबर कितना हो जाएगा 180। ये हमने समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख दिया, ठीक है ना। तो बी और बी कितना हो गया 2b हो गया प्लस 18 डिग्री बराबर का 180 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2b बराबर 180 माइनस का 18 डिग्री, ठीक है ना, या डिग्री है, ठीक है ना। तो 2b 180 में से कितना घटा देंगे बच्चा 18 घटा देंगे 2 आएगा और कितना आएगा 6 आएगा, यानी कितना जाएगा 162। कितना जाएगा बच्चा 162। तो b बराबर हो जाएगा 162/2। तो b से यानी काटेंगे कितना 2 8 16 2 1 2, यानी b बेसिकली क्या है छोटा कोड। हमें कह रहा है कि तब बड़े कोड का मान बताइए, ठीक है ना बच्चा। अब सुनो इसमें एक ऑप्शन क्या 81 भी है, ठीक है। तो लड़का बहुत जल्दबाजी में क्या करेगा सी वाला ऑप्शन मार के चला आएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा है बड़ा कोड, है ना। तो बड़ा कोड तो ए है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस समीकरण में रख देंगे, मतलब कि हमें ए का मान चाहिए था ना, इसी समीकरण में रख लेते हैं और क्या। तो ए बराबर कितना हो जाएगा बी का मान कितना है 81 और 81 में कितना जोड़ देंगे बच्चा 18, है ना। तो 8 1 9 8 1 9 यानी कि 99, यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सी भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत और ए भी गलत, ठीक है ना। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और जो कि हमारा क्या लास्ट प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। ओके ओके ठीक है। तो बात करते हैं आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है ना, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि हमारे पास दो समीकरण दिए होंगे ना, युग्म मतलब होता है दो। एक समीकरण हमारे पास ये है और दूसरा कौन सा ये है। कह रहे कि रैखिक समीकरण युग्म x बराबर y और x प्लस वाई बराबर 0 का कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होगा, असमित रूप से अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। अगर आपको ये बताना है कि ये जो दो समीकरण आपके पास दिए गए हैं, ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा कि अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब होता है एक हल, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है ना, या अपरिमित या असीमित रूप से अनेक हल होगा। तो आपको इसके लिए क्या बताना पड़ेगा, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे a1/a2 और क्या निकालना पड़ेगा b1/b2 और क्या निकालना पड़ेगा c1/c2। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आता है तो वह क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अद्वितीय हल। क्या हो जाएगा बच्चा, अद्वितीय हल। अगर a1/a2 b1/b2 के तो बराबर आ जाए, लेकिन c1/c2 के बराबर ना होता है, तो इस केस को कहते हैं कि उस समीकरण का कोई भी उभयनिष्ठ हल नहीं होगा। इसका मतलब उस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, मतलब कोई भी x और y का मान नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर तीनों a1/a2 बराबर किसका हो जाए b1/b2 के, और ये भी किसके बराबर हो जाए c1, यानी अगर तीनों के तीनों बराबर हो जाए बच्चा ना, उस समीकरण के क्या होते हैं असीमित रूप से, अपरिमित रूप से या अनंत रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना। तो हमें कह रहा है कि आप बताइए कि कौन सा सही होगा, तो हम निकाल के चेक करेंगे। और क्या, सुनो, जब भी आप ये लगाएं a1/a2 या b1/b2, तो सबसे पहले समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है मैंने आपको कई बार बताया, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख लें x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये पहला समीकरण, ठीक है। इसकी तुलना किससे करेंगे बच्चा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, ठीक है ना। और दूसरा समीकरण हमारे पास कौन सा है, x प्लस वाई बराबर का 0, ये कौन सा दूसरा है, इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का 0, ठीक है। तो सुनो a1, अब सुनो x मिल रहा है, यानी a1 कितना होगा 1, यहाँ पे भी कितना होगा 1, है ना। a1 का मान कितना हो गया, a1 का मान हो गया 1, और अगर मैं पूछूंगा b1 का मान कितना हो गया, तो b1 का मान -1। अगर मैं पूछूंगा c1 का मान, तो एक्चुअली में c तो ये नहीं है, x वाला है, y वाले के पास c होता है, तो c 0 रहा होगा, है ना। c क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। इसी तरह यहाँ से ये हो जाएगा 1 1, ठीक है। a2 का मान कितना हो जाएगा 1, और b2 का मान भी कितना हो जाएगा 1, और c2 कितना रहा होगा 0 रहा होगा, है ना। तो चेक करते हैं a1/a2 निकालते हैं, तो a1/a2 कितना हो जाएगा 1/1 करते हैं a1/a2 और b1/b2, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं कि पहला बराबर हो रहा है कि नहीं, तो 1 और 1/1 बराबर b1 का मान कितना है -1 और b2 का मान कितना 1, है ना। तो कभी भी 1/1 बराबर -1/1 के होता है, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और यहाँ से कितना आएगा -1। तो कभी भी 1 और -1 बराबर नहीं होता है, इसका मतलब कि ये क्या है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस केस में क्या होता है कि उस समीकरण का अद्वितीय हल होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बच्चा। ओके ओके, तो आज की क्लास में इतना है, ठीक है। तो बातें करेंगे आगे चैप्टर नंबर 4 के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी प्रश्न, ठीक है ना। तो है ना, क्लास को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो बात करते हैं आगे। ओके ओके।